Starting with the second part of this chapter, let's study about the blood group. जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, जो ह्यूमन बींग का ब्लड होता है, हालांकि अपीयरेंस में काफ़ी सिमिलर होता है, लेकिन अगर उसकी कुछ एस्पेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें वो काफ़ी वेरी करता है. ठीक है. ब्लड ग्रुपिंग की जा चुकी है, काफ़ी तरीक़ों की ब्लड ग्रुपिंग की जा चुकी है. इनमें से कुछ ऐसी ही ब्लड ग्रुपिंग है ABO और RH, जिसका ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया गया है. ABO ब्लड ग्रुपिंग किस चीज़ पर बेस्ड है? ये बेस्ड है ABO ब्लड ग्रुपिंग की सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है कि अब्सेंट है. ठीक है. एंटीजन क्या है? केमिकल्स है जो इम्यून रेस्पॉन्स को क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं. और ये एंटीजन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? RBC के सरफेस पर, नेमली A and B, और उनका नाम क्या है? A and B एंटीजन का नाम. ठीक है. सिमिलरली उसी तरीके से प्लाज्मा के अंदर भी क्या होता है, अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर दो नेचुरल एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं. एंटीबॉडीज़ क्या है? प्रोटीन है जो एंटीजन के रेस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती है. डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की, तो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की इन द 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ इन द 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड AB एंड O आर गिवन इन 18.1. टेबल 18.1 में दिखा रखा है जो एंटीजन और एंटीबॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग द 4 ग्रुप्स ऑफ द ब्लड. ठीक है. आप जानते ही होंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के दौरान कोई भी ब्लड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. जो डोनर का ब्लड है उसको केयरफुली मैच किया जाता है रिसिपिएंट के ब्लड से. किसी भी ट्रांसफ्यूज़न से पहले ये चेक कर लेना, चेक किया जाता है कि दोनों का मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है. किसका? डोनर का और रेसिपिएंट का. रेसिपिएंट जो लेने वाला है, डोनर जो ब्लड को डोनेट करने वाला है. ठीक है. अगर मैचिंग टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ द RBC. ठीक है. ये क्यों की जाती है? मैचिंग क्यों की जाती है? अगर मैचिंग नहीं होती है तो इस चीज़ से क्या हो जाता है, क्लम्पिंग की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है, जिससे क्या होगी? RBC का डिस्ट्रक्शन हो जाता है. डोनर की कंपैटिबिलिटी दिखा रखी है टेबल के अंदर. ब्लड ग्रुप A, एंटीजन जो RBC पे प्रेजेंट होगा वो A होगा. एंटीबॉडी जो प्लाज्मा के अंदर प्रोड्यूस होगी एंटी-B होगी. ठीक है. जो ब्लड ग्रुप होगा उसके ऊपर वही वाली एंटीजन प्रेजेंट होंगी. ठीक है. O की बात बाद में कब बात करेंगे, क्योंकि O के ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है. A पे एंटीजन कौन सा होगा? A होगा. एंटीबॉडी क्या होगी प्लाज्मा के अंदर? एंटी-B होगी. दैट मीन्स B के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनेगी. और डोनर ग्रुप क्या हो सकता है? कौन दे सकता है? A ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल को A दे सकता है और O दे सकता है. फिर बात करते हैं B की, तो एंटीजन B होगा RBC पर, एंटीबॉडीज़ एंटी-A होगी और डोनर क्या होगा? B एंड O. ब्लड ग्रुप AB की बात करें तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्योंकि ये एंटीजन की बात करें तो AB होगा. एंटीबॉडीज़ की बात करें कि इस पर कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती है. यही इसका फ़ायदा है कि ये AB ब्लड ग्रुप वाले इंसान सबका क्या ले सकते हैं, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है. इसी वजह से ये किसी भी ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकता है. इसका डोनर का ग्रुप क्या होगा? AB भी दे सकता है इसको, A भी दे सकता है, B भी दे सकता है और O भी अपना ब्लड दे सकता है. किसे? AB को. O की बात करें तो उसके अंदर एंटीजन नहीं होती है, नील. एंटीबॉडी की बात करें तो एंटी-A और B, और डोनर कौन है? O को सिर्फ O दे सकता है. इन अबव मेंशन टेबल के थ्रू ये ज़रूरी है, ये एविडेंट है कि ग्रुप O ब्लड ग्रुप कैन बी डोनेटेड टू पर्सन विद एनी अदर ब्लड ग्रुप एंड हैंस O ग्रुप इंडिविजुअल आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर. ब्लड ग्रुप O इंडिविजुअल को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसे डोनेट किया जा सकता है किसी भी पर्सन को. और जो AB ब्लड ग्रुप के पर्सन होते हैं वो ब्लड को एक्सेप्ट कर सकते हैं AB से, और साथ साथ दूसरे ब्लड के ग्रुप के पर्सन से भी. ठीक है. इस वजह से इस तरीके के पर्सन को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट. RH ग्रुपिंग की बात करते हैं. RH ग्रुपिंग में क्या होता है? दूसरा एंटीजन है RH एंटीजन, जो कि सिमिलर है जो रीसस मंकी पर प्रेजेंट था, रीसस मंकी की RBC पर. ठीक है. और इसका जो एब्रीवेटेड फॉर्म है उसको कहा गया है RH. इसको ऑब्जर्व किया गया था नियरली 80% ऑफ ह्यूमंस में.
नियरली 80% ह्यूमन की आरबीसी में ये सरफेस एंटीजन, ये आरएच एंटीजन पाया गया था। कहाँ पर? आरबीसी पर की सरफेस पे। इस तरीके के इंडिविजुअल को क्या कहते हैं? आरएच पॉजिटिव कहते हैं। और जिसके अंदर ये एंटीजन एब्सेंट होता है उसे क्या कहते हैं? आरएच निगेटिव कहते हैं। अगर आरएच निगेटिव पर्सन को एक्सपोज किया जाता है आरएच पॉजिटिव ब्लड के साथ, तो वो क्या बना लेगा? स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना लेगा। किसके अगेंस्ट? आरएच एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है, आरएच निगेटिव पर्सन दैट मीन्स उसके अंदर ये एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, और जो आरएच पॉजिटिव ब्लड है उस पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा। जब आरएच निगेटिव पर्सन को आरएच पॉजिटिव ब्लड के साथ एक्सपोज किया जाता है, जो निगेटिव वाला पर्सन है उसके पास नहीं है, तो वो क्या करेगा? आरएच पॉजिटिव ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कर लेता है। इस तरीके से आरएच ग्रुप भी मैच किया जाना चाहिए किसी भी ट्रांसफ्यूज़न से पहले। एक स्पेशल केस दिया है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का, मिसमैचिंग का, जो ऑब्जर्व किया गया है किसके बीच में? आरएच निगेटिव ब्लड ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर विद आरएच पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फिटस। ठीक है, किसके बीच में देखने को मिला एक स्पेशल केस आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का? आरएच निगेटिव ब्लड एक प्रेग्नेंट वुमेन का, एक प्रेग्नेंट मदर का, किसके साथ? जब फिटस कैसा हो गया? आरएच पॉजिटिव हो गया। ठीक है, आरएच एंटीजन फिटस का शुरुआत में फर्स्ट प्रेगनेंसी में एक्सपोज नहीं होता है। किसके साथ? आरएच निगेटिव ब्लड के साथ, मदर के क्योंकि दोनों के दोनों ब्लड क्या है? आपस में प्लेसेंटा से वेल सेपरेटेड है। लेकिन जब डिलीवरी होती है फर्स्ट चाइल्ड की, तो एक पॉसिबिलिटी है कि मैटरनल ब्लड किसके फिटस के ब्लड के साथ क्या हो जाए? मिल जाए। ठीक है, कुछ अमाउंट में मैटरनल ब्लड की फिटस के ब्लड के साथ अमाउंट मिल सकती है, एक्सपोज हो सकती है। ठीक है, इस तरीके के केस में मदर जो है वो एंटीबॉडीज स्टार्ट कर देती है बनाना। किसके अगेंस्ट? आरएच एंटीजन के अगेंस्ट अपने ब्लड के अंदर। इस तरीके से क्या होता है, अगर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी होती है और अगेन जो फीटस है वो आरएच पॉजिटिव है और मदर क्या है? वो तो आरएच निगेटिव ही है। ठीक है, तो वो क्या करेगी? आरएच निगेटिव मदर किसके अगेंस्ट? अगर आरएच एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस। ठीक है, अगर माँ का जो कि आरएच निगेटिव है, अगर ब्लड क्या हो जाता है फिटस के अंदर लीक कर जाता है जो कि आरएच पॉजिटिव है, तो वो क्या कर सकता है? और उसकी ब्लड और माँ के ब्लड में क्या है? एंटीबॉडीज़ है अगेंस्ट द आरएच पॉजिटिव, और आरएच पॉजिटिव फीटस है। दैट मीन्स अगर वो ब्लड के अंदर लीक हो जाती है आरएच निगेटिव मदर का ब्लड, तो वो क्या करेगी? फीटल आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी। इस तरीके से ये क्या है? फिटस के लिए बहुत ज़्यादा फेटल हो सकता है और बहुत ज़्यादा सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस बेबी को हो सकता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इरिथ्रोब्लास्टिस फीटालिस, और इसको अवॉइड किया जा सकता है बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी आरएच एंटीबॉडीज़। एंटी आरएच बॉडीज़ जो है मदर को तुरंत दे देनी चाहिए फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के बाद। अब बात करते हैं ब्लड के कोएगुलेशन की। ठीक है, अगर आपकी फिंगर में कट लग जाता है या आप अपने आप को हर्ट करते हैं या फिर कोई तो जो घाव होता है वो कंटिन्यूसली ब्लीड नहीं होता है, उस घाव में से खून नहीं बहता रहता है। कुछ टाइम के बाद वो ब्लड क्या हो जाता है? खुद से अपने आप रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है? ऐसा इसलिए क्यों होता है क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होती है? कोएगुलेशन की टेंडेंसी होती है। ब्लड के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कोएगुलेशन करा देते हैं ब्लड का। ठीक है, अब बात करते हैं कि ब्लड क्या करता है? कोएगुलेशन एग्जिबिट करता है, फिर क्लॉटिंग इन रेस्पॉन्स टू द इंजरी और ट्रोमा। ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिससे बॉडी के अंदर से एक्सेसिव लॉस ब्लड का रोका जा सकता है। ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिससे बॉडी से एक्सेसिव लॉस ब्लड का रोका जा सकता है। आपने देखा होगा कि क्या होता है, जब हमारे कोई चोट लगती है या फिर जहाँ पे कोई कट लग गया है तो वहाँ पे डार्क रेडिश ब्राउन का इसका फॉर्म हो जाता है कुछ टाइम के बाद। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे क्या बन जाता है? क्लॉट बन जाता है, फिर कोएगुलम, जो कि मेनली कैसे बनता है? नेटवर्क से बनता है, थ्रेड के नेटवर्क से बनता है। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं? फिब्रिन कहते हैं। और इनमें क्या होता है? इस जगह पर क्या होता है? डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ब्लड के ट्रैप्ड हो जाते हैं। इसी वजह से वहाँ पे नेटवर्क बनने लगता है थ्रेड्स का। ठीक है, और जो फिब्रिन बनता है, फिब्रिन जो इन्होंने क्या कहा है कि नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फिब्रिन, इट इज़ अ क्लॉट और कोएगुलम फॉर्म्ड मेनली ऑफ द नेटवर्क ऑफ द थ्रेड कॉल्ड फिब्रिन इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड आर ट्रैप्ड। अब ये फिब्रिन क्या है? तो फिब्रिन क्या है? फिब्रिनोजन से बनता है।
फिब्रिनोजन एक इनएक्टिव है जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है। हमने पहले ही पढ़ा है कि प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो फिब्रिनोजन क्या होता है, एक्टिव हो जाता है इनटू द फिब्रिन, या फिर ये कहिए कि फिब्रिन जो है फॉर्म होता है बाय द कन्वर्जन ऑफ द इनएक्टिव फिब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन। तो ये जो कन्वर्जन है किसका, फिब्रिनोजन से कहाँ पर, फिब्रिन में आने का। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है और वो एंजाइम जो दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ द फिब्रिनोजन इनटू द एक्टिव फिब्रिन इज़ थ्रोम्बिन। कौन सा एंजाइम है, वो थ्रोम्बिन है। थ्रोम्बिन को भी एक्टिवेट किया जाता है, वो भी क्या है, किसी इनएक्टिव फैक्टर से बना है, ठीक है। थ्रोम्बिन बना है किससे, प्रोथ्रोम्बिन से। थ्रोम्बिन बना है किससे, प्रोथ्रोम्बिन से। और ये भी क्या है और इसके कन्वर्जन के लिए, किसके कन्वर्जन के लिए, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में के कन्वर्जन के लिए भी एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है और उस एंजाइम का नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। फिर ये एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू ये सब चीज़ें बनती है, जिसको क्या कहते हैं, कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे फैक्टर इन्वॉल्व हुए रहते हैं प्लाज्मा के अंदर। वो भी किसी स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं, इनएक्टिव स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन कैस्केड प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट। प्लाज्मा के अंदर ये जो फैक्टर प्रेजेंट होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। इनको जो ये इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है इनको एक्टिवेट किया जाता है। अब कौन एक्टिवेट करेगा ये अभी आगे देखेंगे। तो ये बताते हैं कि इंजुरी या फिर ट्रॉमा स्टिमुलेट कर सकती है किससे, प्लेटलेट्स को ब्लड के अंदर, जो रिलीज़ करते कुछ ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से कोएगुलेशन का मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, और कुछ फैक्टर टिश्यू रिलीज़ करता है एट द साइट ऑफ द इंजुरी जिसकी वजह से कोएगुलेशन इनिशिएट होता है। और कैल्शियम आयन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसमें, क्लॉटिंग के अंदर। कौन, कैल्शियम आयन है, पोटेशियम। हम कहेंगे कैल्शियम आयन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। इसको एक बार रिकैपुलेट कर लेते हैं। हमने पढ़ा है यहाँ पर कि ब्लड का कोएगुलेशन कैसे होता है। तो हमने कहा है कि प्लाज्मा के अंदर कुछ ऐसे इनएक्टिव फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो जब कोई इंजुरी या फिर ट्रॉमा, कोई इंजुरी हो जाती है तो वो प्लेटलेट्स को स्टिमुलेट करती है ब्लड के अंदर कि वो कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज़ करे जिससे कोएगुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो प्लाज्मा के अंदर कुछ इनएक्टिव स्टेट में फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि फिब्रिनोजन है यहाँ पर, ठीक है। फिब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फिब्रिन के अंदर, ठीक है, फिब्रिन के अंदर। और यहाँ पर जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था फॉर द कन्वर्जन ऑफ द फिब्रिनोजन इनटू द फिब्रिन वो था थ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बिन का हमने कहा कि ये थ्रोम्बिन भी खुद से एक इनएक्टिव फैक्टर से बना है, और वो इनएक्टिव फैक्टर क्या था, प्रोथ्रोम्बिन था। और जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्जन के लिए, उसे कहते हैं हम थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है ये लिंक्ड हुआ रहता है बाय सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन जिसे कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए।